ये है वन प्लस 11R। इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 5 महीने के आसपास होने वाले हैं और इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं वो मैं सारी ही प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस फ़ोन को परचेज़ करने का प्लान कैंसिल भी करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसमें कई सारी हैं। वो एक एक करके मैं सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं सारी प्रॉब्लम्स जो भी फेस की हैं मैंने 5 महीने के अंदर, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। सबसे बड़ी और सबसे पहले मतलब जो प्रॉब्लम मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी ये फ़ोन 5G पर होता है, 5G से अगर एक बार ये 4G पर शिफ्ट हो गया तो ये दोबारा 5G पर नहीं आता है। अगर आप एरोप्लेन मोड अनेबल करके भी डिसेबल करते हैं तब भी ये फ़ोन 5G से दोबारा 5G पर नहीं आएगा 4G से। उसके लिए आपको फ़ोन को ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, तभी ये फ़ोन 5G पर फिर से आएगा, अदरवाइज़ नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है और मुझे या तो सिम को डिसेबल करके दोबारा से अनेबल करना पड़ता है या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है, तभी दोबारा से 5G पर आता है, वरना ये फ़ोन 5G पर नहीं आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉब्लम्स कितने लोगों के साथ में हो रही है, बट मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये सारे हैंडसेट की प्रॉब्लम है या सिर्फ मुझे ही ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसकी जो बॉडी है वो मेटेलिक नहीं है, जबकि फ़ोन की जो प्राइस है वो 40 से 45 हज़ार रुपये है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम एक मेटेलिक बॉडी मिले। इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ बैक से ही, फ्रंट से भी जो पूरी बॉडी है इसकी, पूरा जो इसका पूरी जो बॉडी है वो इसकी प्लास्टिक फ्रेम में बनी हुई है। अगर आपके हाथ से छूटा गिरा तो हो सकता है ये फ़ोन की बॉडी चटक जाए या टूट जाए। ये मेटल फ्रेम नहीं है, मेटल में तो डेंट आता है, जबकि प्लास्टिक में फ्रेम जो है चटकता है। तो एक मुझे ये भी प्रॉब्लम लगी, मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए थी। इसके अलावा मैं बात करूं, जो इसका फ्रंट ग्लास है, ज़्यादातर जो ब्रांड है वो गोरिल्ला ग्लास देते हैं और इसका जो फ्रंट का ग्लास है इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता है। इसके अंदर कोई ड्रैगन टेल करके ग्लास है, ये मुझे नहीं पता कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। अब तक हम जो फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे उनमें गोरिल्ला ग्लास सारी कंपनियाँ देती आ रही थी, चाहे वो सैमसंग हो, वन प्लस हो, रियलमी हो, कोई भी हो। बट इसके अंदर कोई ड्रैगन टेल नाम से कोई ब्रांड है, उसका ग्लास इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ग्लास इतना ख़राब नहीं है, बट हमें नहीं पता कि ड्रैगन टेल का ग्लास कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर जो ग्लास मिलता है वो ड्रैगन टेल का मिलता है, गोरिल्ला ग्लास का नहीं मिलता है। ये भी मैं कह सकता हूँ मेरे लिए एक डिसएडवांटेज की तरह है। अब मैंने ये वाला ग्लास कभी इस्तेमाल पहले नहीं किया किसी भी फ़ोन में। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके जो 2 कैमरे हैं, एक तो हो गया आपका वाइड एंगल कैमरा, एक हो गया आपका माइक्रो कैमरा। ये दोनों माइक्रो कैमरा और वाइड एंगल कैमरा, मैं कह सकता हूँ कि आप 20,000 रुपये का भी फ़ोन परचेज़ करते हैं, 20 से 25,000 रुपये का फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो ये दोनों कैमरा की जो क्वालिटी है आपको बेटर मिलेगी वन प्लस के मुकाबले। और ये मैं सिर्फ पर्टिकुलर वन प्लस 11R की बता रहा हूँ। हो सकता है वन प्लस 11 में अच्छा कैमरा हो, वाइड एंगल और जो आपका माइक्रो कैमरा है, बट इस फ़ोन के अंदर जो कैमरा मिलता है आपको वाइड एंगल वाला, वो बिल्कुल ही बेकार मिलता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कंपनी ना भी देती कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों ही कैमरा बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार क्वालिटी के हैं। मैंने कई बार इनको इस्तेमाल किया है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों कैमरा होना या ना होना बराबर है। तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि इतने महंगे फ़ोन में 40 से 45,000 रुपये का फ़ोन आप परचेज़ कर रहे हैं, उसमें माइक्रो और वाइड एंगल कैमरा एकदम आपको ख़राब क्वालिटी का मिलता है। और तीसरा इशू मुझे ये फेस हुआ। इसके अलावा चौथे इशू की मैं बात करूं तो वो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है, दिखने में तो प्रीमियम लगे, बट अगर आपके हाथ से ये फ़ोन गिरा, भले ही ये फ़ोन कवर के अंदर क्यों ना हो, तो आपके चांसेस हैं कि ये डिस्प्ले इसकी जा सकती है अगर आपके हाथ से इस तरह से ये फ़ोन गिर गया। क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले है वो एज वाली डिस्प्ले है और एज वाली डिस्प्ले थोड़ी सी बाहर निकल के आती है, और अगर गिरने से आपकी डिस्प्ले ख़राब हुई तो 15-20 हज़ार रुपये से कम में रिपेयर वन प्लस नहीं करने वाला। वन प्लस रिपेयर करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं एज डिस्प्ले जो होना, वो इसकी लुक अच्छी होती है, प्रीमियम फील होता है, नो डाउट। बट इसकी जो डिस्प्ले है अगर आपके हाथ से गिरा तो जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि डिस्प्ले बाहर की तरफ उभरी हुई है। मैं इसका कवर भी इस्तेमाल करता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि डिस्प्ले बाहर की तरफ है, अगर हाथ से छूटा तो डिस्प्ले इसकी जा सकती है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ अगर आपको बताना चाहूँ तो वो है इसकी फिंगरप्रिंट की लोकेशन। जो इसकी फिंगरप्रिंट की लोकेशन है वो बड़ी ही अजीब सी जगह दी हुई है।
हालांकि ये वन प्लस 11 की बात करें तो ये फिंगरप्रिंट इतना नीचे नहीं मिलता है वन प्लस 11 में, और जो पुराने मॉडल थे वन प्लस के, चाहे वन प्लस 8 हो या 8T हो, उनमें भी इतना नीचे की तरफ नहीं मिलता है। पता नहीं क्या सोच के वन प्लस 11R के अंदर इतना नीचे की तरफ दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है जब भी हम एक हाथ से पकड़ के इसको अनलॉक करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फिंगरप्रिंट की लोकेशन है थोड़ा ऊपर दी जाती तो ज़्यादा बेटर होता। ये भी एक इशू है जो मैं फेस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। इसके अलावा जो आप सभी को इस बात से मतलब पता होगा इस बारे में, इसमें ना तो आपको कोई 3.5mm जैक का सपोर्ट मिलता है, ना ही इसमें कोई आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिलता है। तो ना ही तो आप इसकी जो मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेमोरी 128 GB मिल रही है, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आप फिर 256 GB की तरफ जाइए, जो कि 45,000 रुपये का फ़ोन आता है। ये भी मैं कह सकता हूँ एक वीक पॉइंट तो ये दोनों भी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैं इसको जब भी चार्जिंग पे लगाता हूं, चार्ज तो आराम से 20 से 25 मिनट या आप मैक्सिमम आधा घंटे में हो जाता है। बट ये फ़ोन उस दौरान इतना ज़्यादा हीट होता है। हालांकि मेरे दोस्त के पास वन प्लस 11 भी है, वो फ़ोन हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये फ़ोन अगर आप हैवी गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर चार्जिंग पे लगा के रखते हैं तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, और ये इशू मैं शुरू से ही फेस कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर मेरे ही फ़ोन में दिक्कत है, ये मैंने सारे जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं मैंने सबसे बात की है, और सबके फ़ोन में सेम ही दिक्कत है कि ये फ़ोन हीट होता है। अगर आप वन प्लस 11 लेते हैं तो वो हीट नहीं होता, उसे आप ले सकते हैं, बट वन प्लस 11R काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। मुझे ये भी काफ़ी मतलब बड़ा डिसएडवांटेज लगा इस फ़ोन के अंदर में कि इतना ज़्यादा हीट होता है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का IP रेटिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। यानी इसके अंदर अगर आपका फ़ोन अक्सर पानी के अंदर गिरता है या आप बारिश में इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को, तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इसके अंदर किसी भी तरह की IP रेटिंग नहीं दी जाती है। हालांकि मुझे लगता है अगर आप 45,000 रुपये का फ़ोन बना रहे हैं तो उसके अंदर IP रेटिंग मिलनी चाहिए, जबकि वन प्लस बिल्कुल भी मतलब IP रेटिंग का सपोर्ट नहीं देता है। अगर आपके फ़ोन से अक्सर फ़ोन पानी के अंदर गिरता है तो आपको ये फ़ोन परचेज़ करने से बचना चाहिए। और एक जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक मुझे इसके अंदर फेस हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है इसकी बैटरी की। कहने के लिए वन प्लस इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। जो ये वाला वन प्लस मेरा फ़ोन है, ये मैंने एक्सचेंज करा है लेने के बाद में। जो इससे पहले मेरे पास वन प्लस 11R था, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी। यानी मैं कहता हूँ 3-4 घंटे के अंदर ड्रेन हो जा रही थी। मैं वन प्लस स्टोर पे गया, उनको मैंने शिकायत बताई, ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी बैटरी रिप्लेस हो जाएगी और आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को फ़ोन लिए हुए 1 हफ़्ता नहीं है, मैं रिप्लेस नहीं, मुझे एक्सचेंज करके दो फ़ोन को। तो 2-3 मेल की मैंने वन प्लस को, उन्होंने उसके बाद में रिप्लेस करके दे दिया। रिप्लेस करने के बाद में जो मुझे ये फ़ोन मिला है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप इसका अच्छा नहीं है। इसका बैटरी बैकअप कह सकता हूँ जो पुराना वाला फ़ोन था जो मैंने वापस किया है वन प्लस को, उससे तो बेटर है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप इसका अच्छा नहीं है। अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो आपको 6 से लेकर 7 या मैक्सिमम 8 घंटे ही मिल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मैं नॉर्मल यूजेज जो बात करूँ तो मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 14-15 घंटे के अंदर फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। मैं सुबह अगर 9 बजे घर से निकलता हूँ इस फ़ोन को चार्ज करके, और जब मैं शाम को आ रहा हूँ 7 से 8 बजे के आसपास, तो मेरे फ़ोन के अंदर 15 से 20 या मैक्सिमम 25% बैटरी ही बचती है, इससे ज़्यादा नहीं बचती है। बस कि पता नहीं इसमें बैटरी कम है या क्या है, मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर जो बैटरी बैकअप मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अब मैं कम से कम ये है कि 5000 mAh की बैटरी अगर दी जा रही है तो कम से कम 24 घंटे तो आराम से चलनी चाहिए, बल्कि एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि 1.5 दिन तो कम से कम चले बैटरी। जबकि इसकी बैटरी मेरे को जो मिल रहा है वो 12-14 घंटे ही मिलता है। जबकि मैं कोई हैवी गेमिंग नहीं करता, कोई हैवी टास्क नहीं करता हूँ फ़ोन में, मेरा नॉर्मल ही यूज़ है। उसके बाद भी मुझे बैटरी इसकी अच्छी नहीं मिल पा रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज इस फ़ोन के अंदर लगा। जो मैंने पहले जो वन प्लस 11 वाला फ़ोन था, मेरे 11R वाला फ़ोन था, उसका बैटरी ड्रेन तो 3 से 4 घंटे के अंदर ही हो जा रहा था, और वैसे नॉर्मल यूज़ की बात करूँ तो 8 से 9 घंटे के अंदर हो जाता था। मेरे को ये एक्सचेंज करके दिया, एक्सचेंज करने के बाद में बैटरी बैकअप इसमें इम्प्रूव हुआ है, बट कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगा वो था बैटरी बैकअप का। अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करने जा रहे हैं तो एक बार सोच लें कि बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे फ़ोन में है दिक्कत है, मुझे लगता है ये सारी फ़ोन में दिक्कत है। बैटरी बैकअप इस फ़ोन का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया गया है। और एक और प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ, इस फ़ोन के अंदर USB 2.0 का सपोर्ट मिलता है,
3.0 का नहीं मिलता है। अगर आपको डेटा फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिलेगी। रीज़न यही है कि 3.0 का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर 2.0 का ही सपोर्ट मिल पाता है आपको। तो ये भी एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। बैटरी बैकअप, हीटिंग इशू, आईपी रेटिंग, ये सारे इशू बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि इतने सारे इशू नहीं होने चाहिए थे फ़ोन के अंदर में। और एक और जो प्रॉब्लम लोगों के साथ में इस समय फेस हो रही है वो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के फ़ोन में क्या हो रहा है कि फ़ोन को अपडेट करने के बाद में एक ग्रीन लाइन आ जाती है, जो अभी तक तो मुझे फेस नहीं हुई है। अगर हुई मुझे फेस ऐसी प्रॉब्लम तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर में। अभी तक मुझे ग्रीन लाइन का इशू फेस नहीं हुआ है, जो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। अपडेट करने के बाद में उनके फ़ोन के अंदर ग्रीन लाइन आ रही है। वो ग्रीन लाइन आने के बाद में वारंटी में कवर होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है इस बारे में। फ़िलहाल तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। अगर होगी तो मैं ज़रूर उसके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ। और अगर कुछ भी आपका सवाल है, कुछ भी है, आप सुझाव है इसके फ़ोन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।